Hello guys, very late and very delay of today. I have represent the topic that is prevention on typhoid fever. So let's here discuss about what do you mean by prevention of typhoid fever. Typhoid fever is a food or waterborne bacterial infection that is caused by Salmonella typhi, which may lead to serious and prolonged bacterial illness. We well know that जो ये बैक्टीरिया है मेनली हमारा साल्मोनेला टाइफी है जो कॉज करता है टाइफाइड फीवर को। टाइफाइड फीवर ज़्यादातर हम बच्चों में, यंग में, अडल्ट में, सब में पाया जाता है, इवन हमारे ओल्ड में भी पाया जाता है। तो बच्चों में खतरा ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अपना खाना पीना का सफाई हो गया, ठीक है, वो ध्यान कम देते हैं। जो भी चीज़ पाते हैं अपना फर्स्ट जो हमारा हैंड होता है उसकी वजह से जो भी बच्चे होते हैं अपना हाथ जहाँ पाते हैं वहीं डाल देते हैं। उस वजह से क्या होता है, इनको ज़्यादा खतरा रहता है इन्फेक्शन का। तो ये टाइफाइड फीवर जो मेनली होता है साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है और इसकी वजह से प्रोलॉन्ग बैक्टीरियमिक इलनेस होने का चांस रहता है। इसमें ज़्यादातर फीवर वगैरह बच्चों को मेनली आता है, सिर दर्द होना, भूख को कम लगना और ये सब साइन सिम्टम रहते हैं, वॉमिटिंग आना, डायरिया होना, ये सिम्टम नॉर्मली होते हैं। कारण अगर देखा जाए एटियोलॉजी जो पहले हमें बता चुके हैं, साल्मोनेला टाइफी जो इसका मेन बैक्टीरिया एजेंट है वो कॉज करता है और इसके और भी कॉजेज है, जैसे कैसे फैलता है कि किसमें ज़्यादा रिस्पेक्टर चांस इसमें ज़्यादा होता है। सबसे पहले आता है एजेंट, मेन कॉजेटिव एजेंट इज साल्मोनेला टाइफी। ट्रांसमिशन इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है? टाइफाइड इज ट्रांसमिट थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड और वाटर एंड यूरिन स्टूल। जैसे बच्चे कई बार होते हैं या फिर अडल्ट भी होते हैं, कई बार यूरिन पास के स्टूल किए उसके बाद हाथ वगैरह साबुन से या फिर किसी क्या कहते हैं अच्छे से क्या कहते हैं जब तक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से नहीं साफ करेंगे तब तक उनको खतरा रहेगा इन्फेक्शन का। तो वो ऐसा नहीं कई बार करते हैं, हाथ वगैरह साफ नहीं करते हैं यूरिन पास करने के बाद, या फिर कंटेमिनेटेड फूड होते हैं जो बेकार खाना होता है, बेकार खाना होता है। कई बार क्या होता है कि जैसे सुबह रात खाना रखा सुबह खाना शुरू करते हैं, या फिर कई ऐसे कंटेमिनेटेड फूड होते हैं जिसमें बैक्टीरिया पहले से फंगई लगा होता है, एलगी लगा होता है, तो उसको हम लोग इंगल्फ कर लेते, खा लेते हैं। तो उसकी वजह से खतरा ज़्यादा रहता है टाइफाइड फीवर का। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो ये 14 दिन के अंदर आपको साइन सिम्टम शुरू होना शुरू होता है और 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही आपको टाइफाइड के लक्षण शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, ठीक है, कैसे बैक्टीरिया जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं या कंटेमिनेटेड लॉजिकल फैक्टर की वजह से कैसे हमारे आगे डिजीज़ कॉज करता है। जैसे ड्यू टू लॉजिकल फैक्टर फॉर एग्जाम्पल साल्मोनेला टाइफी आ गया, बैक्टीरिया में एजेंट आ गया है, उसके बाद क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है सीधा हमारा एंटर करता है स्टमक में। एंटर स्टमक होता है हमारे, वहाँ पर पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हमारा HCl मेन, ठीक है ना। तो ये पाया जाता है, तो वहाँ पर जाकर ये जो बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी, क्योंकि उसके लिए वो फेवरेबल कंडीशन है, जहाँ पर स्टमक है उसके मल्टीप्लिकेशन के लिए वो बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर वो बैक्टीरिया अपना मल्टीप्लाई हो सकता है। फिर आगे क्या होता है, बैक्टीरिया एंटर इन द स्टमक ऑफ HCl वेयर इट इज मल्टीप्लाई, देन इट फर्दर पेनिट्रेट द म्यूकोजल लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है वहाँ पर क्या होता है, उसकी जो लेयर होती है, म्यूकस लेयर होती है, उसको पेनिट्रेट मतलब उसको ख़राब करना, उसको तोड़ना, उसको क्या कहते हैं काटना, ठीक ना, या उसको लीजन अपीयर करना, ठीक ना, घाव पैदा करना, ये करना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या होता है, इट इंटर द लिम्फाइड टिश्यू वेयर इट लीड टू द इन्फ्लेमेशन। जहाँ लिम्फाइड टिश्यू के अंदर ये जैसे ही इंटर करता है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कॉज कर, जैसे आपने देखा हो कई बार अगर आपके मुंह में छाले पड़े हैं तो कहीं ना कहीं गिल्टी निकल आती है, लिम्फाइड टिश्यू निकल आते हैं, वैसे सेम जैसे ही लिम्फाइड टिश्यू में इंटर करेगा वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगा, एडिमा होगा और साथ साथ में माइक्रो एब्सिस, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म जितने भी ऑर्गेनिज्म में पैदा होंगे, ठीक है, माइक्रो छोटे छोटे जीवाणु पैदा होंगे वो सब पस बनाना शुरू कर देंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। आगे का आगा जो मैक्रोफेजेस हैं इंगल्फ करते हैं, पहली बात है WBC जो हमारे होते हैं कोशिश करते हैं मैक्रोफेजेस इंगल्फ करने बैक्टीरिया को एंड कैरी टू सर्कुलेशन इन द थोरेसिक डक्ट विच में लीड टू बैक्टीरिया, ठीक है। जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो इंगल्फ करते हैं बैक्टीरिया को और सर्कुलेट फिर कहाँ करते हैं, थोरेसिक के डक्ट के अंदर सर्कुलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर बैक्टीरिया का संचार होता है, तो इसे कहते हैं बैक्टीरिया, ब्लड इन द बैक्टीरिया इन द ब्लड। उसके बाद क्या होता है, ये स्प्रेडिंग ऑफ बैक्टीरिया इन अदर बॉडी ऑर्गन सच एज लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो। जैसे ही ये हमारा ब्लड के अंदर बैक्टीरिया एंटर कर लेता है तो ये बहुत सारे अदर ऑर्गन में भी चला जाता है, जैसे लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो में।
उसके बाद क्या होता है, इट रिलीव लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पैदा करता है, ठीक है, जो कि सिस्टमेटिक इफेक्ट डालते हैं हमारे एंडोथेलियम टिश्यू में, ठीक है। जो हमारा लेयर्स होती है एंडोथेलियम, जो हमारे चाहे एंडोथेलियम हार्ट के लिए बात कर लीजिए, चाहे किसी की बात कर लीजिए, जो टिश्यू बने होते हैं, ठीक है, और किसी भी टिश्यू ऑर्गन जो बने होते हैं एंडोथेलियम, उसको सीधा जाके सिस्टमेटिक इफेक्ट डालना शुरू कर देता है, और जैसे ही सिस्टम में इफेक्ट डालता है वैसे ही साइन सिस्टम होना शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल फीवर, कॉन्स्टिपेशन, और तैसे ही हम लोग का ये डिजीज फॉर्म होती है। हमें पता लग जाता है 1 से 2 हफ्तों में पता चल जाता है, 24 दिन में, कि हमको क्या कहते हैं, टाइफाइड फीवर हो गया है। नेक्स्ट क्या है, साइन सिम्टम। देखा जाए सबसे पहले टाइफाइड फीवर में हाई फीवर का रहता है। हाई फीवर में जैसे 103 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट हेडेक रहेगा, चीफ कब पीछे आएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख बहुत कम लगेगी, स्टमक पेन होगा, अब्डोमिनल पेन कह सकते हैं इसको, कफ वगैरह आएगा बच्चे को, या फिर कफ के साथ स्पुटम भी आ सकता है, बलगम भी आ सकता है। मसल एच, खिंचावट रहेगी मसल्स में, चाहे अपर हो चाहे लोअर लिम्स के हो, चाहे हमारे पैर के हो चाहे हाथ के, मसल एच रहेगा। नोजिया, वॉमिटिंग है, डायरिया रह सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। रोज वाला स्पॉट ऑन द चेस्ट, जैसे आपका चेस्ट है वहाँ पर जैसे हमारा रोज़ होता है, फूल होता है गुलाब का, वैसे स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वो कारण क्या होता है, क्योंकि जो हमारा थोरेसिक डक्ट है, कैविटी है, वहाँ पर क्या कहते हैं, कंजेशन होना शुरू हो जाता है। रीज़न वही होता है कि बच्चे को बाबा कफ आ रहा है, तो वो क्या कहता है, जैसे हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है, तो हमारे चेस्ट के अंदर जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है, डक्ट होता है, उसको वो इन्फ्लामेशन कॉज करना शुरू करते हैं। इस वजह से उसके अंदर रोज लाइक स्पॉट बनना शुरू हो सकता है। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ टाइफाइड फीवर। सबसे पहले हम जानते हैं हर कोई भी डिजीज़ होती है, इससे पहले उसकी हिस्ट्री लेते हैं हम लोग, प्रीवियस हिस्ट्री चेक करेंगे, पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री चेक करेंगे पेशेंट की। इन मोस्टली जो चिल्ड्रन होते हैं कंप्लेन करते हैं नोजिया, वॉमिटिंग, अब्डोमेन पेन की, या क्रैम्पिंग की, या ब्लडी स्टूल, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले से हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे ताकि पता लग सके कि ये जो साइन सिम्टम हैं कि टाइफाइड के हैं या किसी और डिजीज़ के हैं। नेक्स्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल इंक्लूड हेड टू टो, ठीक है ना। सबसे हेड टू टो करेंगे, हेड से जैसे आप जान दे स्कल का हो गया, हेयर हो गया, हेयर में डैंड्रफ तो नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे हम सिस्टमेटिकली ऊपर से हेड से लेकर टो तक इसका एग्जाम करेंगे। मेनली फोकस करेंगे स्किन के ऊपर, स्किन की टारगेट। स्किन की टारगेट का मतलब हुआ कि लूज तो नहीं है, ठीक है ना, स्किन, या स्किन जो होती है हमारी क्या कहते हैं, बहुत कई बार ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना, या उसकी जो टेक्सचर होती है, जो टेक्सचर मतलब जैसे मरोड़ होता है ना, एक पेज को हम दबा के मोड़ देते हैं या उस पर रिंकल पड़ जाते हैं, वैसे स्किन की टेक्सचर चेक करेंगे। रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न ये होता है कि डिहाइड्रेशन को लेवल चेक करना पड़ता है, ठीक है ना, ताकि अगर स्किन में अगर डिहाइड्रेट है, पेशेंट बाबा डायरिया कर रहा है, कॉन्स्टिपेशन क्या कहते हैं, या फिर डायरिया ज़्यादा हो रहा है, लूज मोशन ज़्यादा हो रहा है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ही आईवी फ्लूइड्स देना, आईवी फ्लूइड मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से जो स्किन होती है उसकी हमेशा ड्राइनेस हो जाती है। और रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं म्यूकोसल ब्लीडिंग को चेक करने के लिए। म्यूकोसल ब्लीडिंग इसलिए चेक करते हैं ताकि कॉन्स्टिपेशन में बच्चा जो होता है जल्दी उसको टॉयलेट नहीं पास होता है, तो उसके लिए हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, जैसे डूफा लैक हो गया, सिर्फ देने के लैक्सेटिव देना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, लेबोरेटरी टेस्ट। इट इंक्लूड फॉलोइंग टेस्ट। सबसे पहले करते हैं सीबीसी, इसमें हम एचबी लेवल चेक करेंगे बच्चे कितना है, डब्ल्यूसी चेक करेंगे, वाइट ब्लड सेल को आरबीसी चेक करेंगे, या प्लेटलेट काउंट। मेनली ज़्यादातर प्लेटलेट काउंट इसमें कम नहीं होते हैं, बट एचबी का लेवल जो होता है, आरबीसी का लेवल वो ड्रॉ हो जाता है, मतलब नीचे कम हो जाता है इसके अंदर। स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे टू डिटेक्ट द बैक्टीरिया एजेंट विच मे कॉज द डिजीज़। फॉर्मोटैफी इसमें ज़्यादा हम करेंगे, और इसमें विडाल टेस्ट मेनली होता है। विडाल टेस्ट में अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब आपको टाइफाइड है। मेनली विडाल टेस्ट में क्या होता है कि जैसे आपका सैंपल लेते हैं ब्लड में, तो उसमें हम टेस्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पाए जाते हैं, A+B। तो उसमें क्या होता है, वो हम ये देखते हैं कि ये टाइफाइड जो फीवर होता है विडाल टेस्ट से कंफर्म हो जाता है। अगर पॉजिटिव है तो मेनली है इसको, अगर नेगेटिव तो नहीं होता है। विडाल टेस्ट पॉजिटिव होने पर कम से कम ये 3 से 4 महीने हमेशा इसके अंदर टाइफाइड रहेगा, पर हम ट्रीटमेंट करते हैं 21 डेज, 21 दिन में लेकर 30 दिन तक। तो वो अगर पेशेंट दवाई खाता है रेगुलर तो ठीक हो जाता है, बट वो टाइफाइड तब भी रहता है ड्यू टू क्योंकि बैक्टीरिया है, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन जा चुका है, बैक्टीरिया जा चुका है, तो सिस्टमेटिक इफेक्ट डालेगा, कहीं ना कहीं इसके साइन सिम्टम हमारे अंदर रहेंगे, पर धीरे धीरे करके वो अपने आप धीरे ठीक हो जाता है, पर फिर भी 3 महीने तक मोस्टली ये रहता ही है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, इट इंक्लूड एंटीबायोटिक सच एज एम्पलीसिलिन, सफेजिम, एजिथ्रोमाइसिन हम स्टार्ट करेंगे। एम्पलीसिलिन जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, सफेजिम ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एजिथ्रोमाइसिन भी हमारा जाता है फीवर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो एंटीबायोटिक में भी यूज़ करते हैं, पैरासिटामोल वगैरह पेशेंट को अगर फीवर का ज़्यादा आ रहा है तो पीसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। 500 mg होगा, 650 mg कर सकते हैं। 1 ग्राम का 100 ml का इंजेक्शन भी लगाते हैं इफ़ पेशेंट हैज़ सीवियर कॉम्प्लिकेशन अबाउट द फीवर। अगर उसके फीवर से कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है, हेडेक बहुत हो रही है, शिवरिंग भी ज़्यादा हो, मतलब हेडेक हो रही है, शिवरिंग नहीं हो रही है, तो फिर प्रॉब्लम रहेगी, तो उसमें पीसीएम का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। अनाल्जेसिक फॉर लीव द पेन, फॉर एग्जाम्पल आइब्रोफिन,
कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या कहते हैं, डेक्सामेथासोन जो प्रेडिनिसोन वगैरह बहुत आते हैं, इसमें मिथाइल प्रेडिनिसोन हो गया, डेक्सामेथासोन हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी हैं हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। डिहाइड्रेशन इज कंट्रोल बाय द ORS। आपको पता है ORS और फ्लूइड, IV फ्लूइड जब तक हम देंगे तब तक पेशेंट का डिहाइड्रेशन लेवल जो है वो हमारा ठीक नहीं होगा। डिहाइड्रेशन लेवल में हम पेशेंट को ज़्यादातर RL का ही फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं, रिंगल लैक्टेट का, क्योंकि RL जो होता है हमारा वो उसमें जितने भी उसके कंपोनेंट हैं वो हमारे सोडियम पोटेशियम लेवल को वो मेंटेन करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बॉडी के अंदर सोडियम को रुकना नहीं है। अगर सोडियम रिटेंशन हो जाएगी तो उसमें हमारा किडनी फेलियर चांस का ज़्यादा रहता है। बट अगर पोटाशियम का लेवल भी फॉल कर जाएगा तो हमें हाइपो क्या कहते हैं नीट्रीमिया हो सकता है, ठीक ना, हाइपोकैलीमिया हो सकता है, तो उसको भी मेंटेन करने के लिए IV फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा हमारा है, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट देख सकते हैं आप पहले कि सबसे पहले असेसमेंट ही करते हैं पेशेंट को कि फीवर किस तरह का है, ठीक है। इसमें हिस्ट्री में पहले चेक करिए फॉर द पेशेंट हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल, कहीं पर ट्रैवल किया, उसने कहाँ गया था, ठीक है ना। सीवियर केस में नॉन स्पेसिफिक फेब्राइल बुखार तो कम है, ज़्यादा है इलनेस पेशेंट में, ठीक है। या हु हैज़ बीन एक्सपोज टू टाइफॉइड टॉफेडियल फॉर्मूला शुड बी वे राइज द डायग्नोस्टिक पॉसिबिलिटी टाइफाइड। अगर उसके अंदर पहले से ही किसी से एक्सपोज हुआ है फॉर्मोटाइफिया, किसी फीवर था, बुखार था किसी को, ठीक है, और वह उस जगह पर उसने एक्सपोज किया है या फिर उस जगह पर है, तो उस जगह पर उसको पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है टाइफाइड फीवर की। नेक्स्ट फीवर एग्जामिनेशन करेंगे। द फीवर एग्जामिनेशन जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन टाइफाइड वेरी फ्रॉम माइल्ड इलनेस। पहली तो बात ये कि पहले लो ग्रेड फीवर आता है बच्चे को स्टार्टिंग में, धीरे धीरे उसके बाद हेडेक होनी शुरू होती है, थकावट होती है, मलेज होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, फटीग होगा, कफ और कॉन्स्टिपेशन। जितना भी ये साइन सिम्टम हो नर्सिंग में हमें उसको ध्यान से रखना है। उसके बाद क्या करेंगे, इम्प्रूव द बॉडी टेम्परेचर, ठीक, सबसे पहले हमारा आता है क्योंकि फीवर है, सबसे पहले साइन सिम्टम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इम्प्रूव द बॉडी टेम्परेचर, मॉनिटर द पेशेंट टेम्परेचर डिग्री एंड पैटर्न। सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट का टेम्परेचर डिग्री कितने पे है, ठीक, कितने फ़ारेनहीट पे है, ठीक है, उसका पैटर्न क्या है, जैसे सुबह आता है बुखार ज़्यादा आता है कि दिन में आता है कि रात में आता है। ऑब्जर्व फॉर चेंज, कितनी बार कब पीछे आती है चेक करिए। या पानी क्या कहते हैं, कई बार क्या होता है कि ज़्यादा ठंड लग रही है तो हो सकता है इसको, तो हम लोग क्या कहते हैं ब्लैंकेट वगैरह डाल देते हैं। एंड परफ्यूज डायफॉसी, बहुत ज़्यादा पसीना आता है बुखार में, पता ही आप लोग को ज़्यादा पसीना, अगर मेडिसिन देते हैं तो पसीना बहुत आता है, वैसे भी स्वेटिंग आती रहती है। प्रोवाइड द टैपिड स्पॉन्ज बाथ, अगर ज़्यादा बुखार आ रहा है, पसीना आ रहा है, तो उसके हम लोग फोर हेड के ऊपर हम टैपिड स्पॉन्ज मतलब नॉर्मल पानी जो होता है टैप वाला, उसको हम प्रोवाइड करके पट्टियाँ रख सकते हैं। एंड अवॉइड द यूज़ ऑफ आइस वाटर, कोशिश कीजिए कि आइस वाटर का इस्तेमाल ना किया जाए। एंड अल्कोहल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंटीबायोटिक एज प्रोवाइड, जितना भी ये बताया गया है अवॉइड द यूज़ ऑफ आइस वाटर, अल्कोहल का इस्तेमाल मत कीजिए। और एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक एज प्रोवाइड, जितना पीसीएम बताया गया या जितना ही 500 mg बताया गया, 2 650 mg बताया गया, 1 ग्राम बगा उतना ही प्रिस्क्राइब कीजिए। रिड्यूस और डिमिश पेन, कोशिश कीजिए पेन को रिलीव करने का या फिर खत्म कीजिए। एसेस लेवल ऑफ पेन पहले चेक कीजिए, लोकेशन कहाँ पे, ड्यूरेशन कितनी, इंटेंसिटी कितने समय तक है, या करेक्टिवली चेक कीजिए, बहुत शार्प है, डेंस है, या फिर बहुत ही मीडियम है, या फिर कई बार स्वीट होता है ना, जैसे एक बार थोड़ा सा दर्द हुआ उसके बाद जैसे फिर खत्म हो गया, फिर दर्द हुआ खत्म हो गया। तो इट प्रोवाइड अ वार्म कंप्रेस ऑन एरिया, जहाँ पर दर्द हो रहा है वहाँ पर वार्म कंप्रेस कर दीजिए। एडमिनिस्टर लार्ज ऐसी दीजिए, आइब्रोफिन दे सकते हैं उसके लिए। नेक्स्ट क्या है, हम पेन लेवल को असेस करते हैं, ये हमारा पर पेन असेसमेंट टूल, जैसे देख ही सकते हैं 0 to 1 नो पेन, 2 to 3 माइल्ड, थोड़ा सा दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा हल्का सांस रहा है, उसको अगर देखेंगे तो 4 to 5 उसमें क्या हो रहा है, उसको मॉडरेट, थोड़ा सा उसको फेस का रंग बदला हुआ है। 5 to 6 में हम 4 to 6 को वैसे इसमें सीवियर करते हैं, मॉडरेट सीवियर करते हैं। 7 to 9 वेरी सीवियर, उसमें क्या होगा, पेशेंट थोड़ा सा उसका अपसेट रहेगा मूड और बोलने में दिक्कत करेगा, आइस जो होगी उसकी ब्लिंक करेंगी, बहुत कम करेंगी ब्लिंक, फेस का जो एक्सप्रेशन है बिल्कुल डल होगा। और लास्ट में वॉस्ट पेन, बहुत ज़्यादा पॉसिबल पेन रहेगा, इसमें पेशेंट बोल नहीं पाएगा, रोना शुरू कर देगा, कुछ जो आपका सही से आंसर नहीं देगा, ठीक है। तो इसमें जो पेन स्क्रीन लेवल पेन असेसमेंट टूल है ये बताया गया है। नेक्स्ट नर्सिंग मूवमेंट, आगे कंटिन्यू करते हैं। इंकरेज द फ्लूइड इनटेक, सबसे पहले क्या डिहाइड्रेशन हो रहा है तो इसमें हम लोग फ्लूइड को मेंटेन करें। मॉनिटर द स्टेट ऑफ द हाइड्रेशन एज नीडेड, मॉनिटर द फ्लूइड इनटेक डेली, इंकरेज द इंक्रीज इन फ्लूइड इनटेक एंड कोलैबोरेट विद द अदर मेडिकल टीम ऑफ IV फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन के साथ, कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि पेशेंट को ज़्यादातर प्रॉब्लम रहती है, उसका कॉम्प्लिकेशन रहेगा ब्लीडिंग, रेक्टल ब्लीडिंग रहेगा, तो कॉन्स्टिपेशन लैक्सेटिव दे सकते हैं उसमें, जैसे डुफ्लेक्स वगैरह आ गया। और अगर पेशेंट को ज़्यादा IV फ्लूइड उसका लॉस हो रहा है बॉडी का, मतलब बॉडी का फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो उसमें IV फ्लूइड हम मेंटेन करते हैं, मेनली RL, ठीक है। तो रिंगल लैक्टेट से हम लोग कंफर्ट करेंगे टीम मेडिकल टीम से कि कौन सा हमें इसको IV फ्लूइड मेंटेन करना देना है। नेक्स्ट इम्प्रूव न्यूट्रिशन टेक, मॉनिटर द अमाउंट ऑफ कैलोरी इनटेक,
जैसे हम लोग चेक करते हैं कि डाइटेशन होती है इसके लिए, कि अगर मान लो पेशेंट को ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गई है तो फिर कौन सा फ्लूइड दिया जाता है। पेशेंट जो को हम देते हैं डाइट देते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, ठीक है। तो उसमें हम लोग कैलोरी की ज़्यादा इंटेक देते हैं ताकि उसका पेशेंट का बैलेंस मेंटेन हो सके, बॉडी का जो BMI है या बॉडी का जो बैलेंस है वो मेंटेन हो सके, कि उसको हम बार बार प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है ना, लॉस ऑफ एपेटाइट ना रहे। फिर मॉनिटर वेट लॉस, ये चेक करते रहिए कि अगर उसका मान लो 60 kg है और धीरे धीरे उसका हम डिहाइड्रेशन की वजह से, ठीक है, तो उसका हमारा बॉडी वेट 55 हो गया, 5 kg कम हो गया, तो उसमें क्या करेंगे, बॉडी मास इंडेक्स चेक करके उसका हम जो डाइटिशियन होते हैं मेनली वो ज़्यादा कैलोरी डाइट हो गया, प्रोटीन कितना देना है, कार्बोहाइड्रेट कितना देना है, वो उससे कंसल्ट करते हैं। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट ड्यूरिंग द मील, जब भी खाना पीना देता तो उसको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, शोर शराबे ज़्यादा ना करें। और एंड इंकरेज इंक्रीज प्रोटीन एंड विटामिन सी, कि इंकरेज करें कि प्रोटीन की डाइट ज़्यादातर दे पाएँ हम लोग। प्रोटीन में बहुत सारी उसकी फ्रूट्स भी आते हैं, नट्स भी आते हैं, प्रोटीन की बहुत सारी डाइट्स भी आती हैं, और जो विटामिन सी का हम लोग ज़्यादा न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए। तो विटामिन सी में बहुत सारी फल फ्रूट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसमें हम लोग दे सकते हैं, उससे पपाया बनाना वगैरह बहुत सारे आते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल दिस टॉपिक टाइफाइड फीवर। We wish to please again, if you any concern about this, if you any doubt about this, please send a message on my YouTube channel. I will confirm all the doubts, and I will please share to my video. And फर्स्ट टाइम बहुत दिन बाद मैंने ये वीडियो अपलोड किया है, तो प्लीज़ आगे की जो वीडियो रहेंगी रिलेटेड टू पीडियाट्रिक MSN की रहेंगी। आई होप आपको बहुत अच्छा ये टॉपिक समझ में आएगा। अगर कोई भी इसमें आपको डाउट हो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।